फ्यूचर पॉइंट के ऑफिशियल पेज यूट्यूब पर आपका मैं दिनेश दादीज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए मित्रों, आज हम संधि का पार्ट 2 यानी कि व्यंजन संधि या हल संधि को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि मूल रूप से इसकी परिभाषा क्या है कि यदा व्यंजनात् परे व्यंजन अथवा स्वरायाति तदा भवति व्यंजन संधि। यानी परिभाषा क्या है, यदा व्यंजनात् परे व्यंजन अथवा स्वरायाति तदा भवति व्यंजन संधि। कहने का मतलब ये है कि जब व्यंजन वर्ण के बाद में अगर व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि संधि में दो पद हैं, तो पूर्व पद के अंत में यानी कि पूर्व पद और ये उत्तर पद यानी जिसे हम दूसरा पद कहते हैं, बीच में ये धन है। अगर मान लीजिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन वर्ण है और उसके बाद में अगर व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पद व्यंजन है तो वहाँ व्यंजन होनी स्वाभाविक है। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण है और उत्तर पद का अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अगर मान लीजिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर वर्ण है और तत्पश्चात अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। मूल रूप से ये याद रखना है कि व्यंजन के बाद में व्यंजन हो तो भी व्यंजन है, व्यंजन वर्ण के बाद में अगर स्वर वर्ण आता है तो भी व्यंजन संधि होती है, और स्वर वर्ण के पश्चात अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो भी वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयाति तदा भवति व्यंजन संधि। कहने का मतलब ये है कि जब व्यंजन वर्ण के पश्चात कोई व्यंजन अथवा स्वर वर्ण हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन संधि के प्रमुख जो अन्य भेद हैं उन भेदों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला भेद है आपका सचुत्व संधि। सचुत्व संधि। देखिए, व्यंजन संधि को सही तरीके से समझने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूर जानकारी होनी चाहिए वर्णमाला की, क्योंकि इस व्यंजन संधि में जो संस्कृत के 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, इन दोनों को मिला करके यानी कि कुल 46 वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इन पांचों वर्गों के अंतर्गत 5-5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, यानी कि ये क, च, ट, त, प जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनकी कुल संख्या 25 होती है। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, व, र, ल, और 4 ऊष्म है, स, श, स है। उनका ध्यान रखते हुए हमें ये संधि बनानी है। तो पहली संधि है आपकी सचुत्व संधि, जिसका सूत्र है स्तो शचुना सचु। स्तो शचुना सचु। अगर हम इस सूत्र को देखते हैं तो इसके आधार पर हम इसको पूरा विग्रह कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये है कि ये स और ते वर्ग, स ते वर्ग, देखिए गणित में आपने जोड़ बाकी की है तो आज थोड़ी सी संस्कृत में करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स, त, थ, दे देना, ये कहाँ पर होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर ये है, कौन सा,
स त थ द देने, इनमें से अगर कोई पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, तत्पश्चात उत्तर पद का अगर स च छ ज ज और ये अगर हो, यानी कि ये कहाँ होगा, उत्तर पद यानी कि दूसरे पद में, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण स त थ द देने हैं और उत्तर पद में अगर स च छ ज ये आ रहा है तो उनका क्या होगा, स च छ ज। अगर इस से वर्ण के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आता है, यानी कि अगर ये स च छ ज ये कोई भी वर्ण आ रहा है तो इस से का ये से बनता है। अगर ते वर्ण के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा तो ते का क्या बन जाएगा, चे बन जाएगा। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके शब्द आता है सत धन चित, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ते, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ते है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा, चे आ रहा, ये है दूसरे। तो इस ते का क्या बन रहा है, ये चे बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बनेगा आपका, सचित। अगर मान लीजिए कि आपका शब्द आता है रामस धन च, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आपका स, उत्तर पद में आ रहा है च, तो इस से का क्या बन रहा है, स। तो ये शब्द बन जाएगा आपके रामश्च, बना सकते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए आपके शब्द आता है हरीश सहते, हरीश सहते, हरीश धन शेते, इस शब्द का संधि क्या बनेगी, यहाँ पर ये स है, अगला से शक्कर वाला, यहाँ ये से सड़क वाला, तो यहाँ पर संधि बनाते वक्त ये शब्द है वो हरीश शेते बनेगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, जैसे उज्ज्वल। उज्ज्वल, देखिए इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी है। इस उज्ज्वल शब्द को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोनों जे आधे होते हैं। अब इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उद धन ज्वल। देखिएगा अगर हिंदी होती तो यहाँ पर उत जोड़ ज्वल करते, लेकिन यहाँ संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत में उद उपसर्ग होता है। तो उद जोड़ ज्वल यानी कि दे, दे वर्ण के बाद में अगर जे वर्ण आ रहा है तो दे का क्या बनेगा, जे। तो यहाँ पर ये शब्द बनता है उज्ज्वल। जब दे आधा है तो जे आधा रहेगा, अगला जे भी आधा है, दोनों जे आधे रहेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अधिकांश लोग हम क्या करते हैं, उज्ज्वल शब्द लिखते वक्त पहला जे आधा दूसरा पूरा करके लिख देते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। ये पूर्णतया गलत होता है। अगर मान लीजिए कि आपके शब्द पूछ लिया जाए, रीट के लिए ये शब्द पूछा जा सकता है यज्ञ। यज्ञ शब्द है, इस शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए। यज्ञ शब्द का संधि विच्छेद है यज जोड़ न, क्योंकि ने वर्ण जे है, जे के बाद में ने आ रहा है, तो यहाँ पर ये ने वर्ण के बाद में ये जे आ रहा है, तो इस ने का क्या बनेगा, ये जे जोड़ ये। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो शब्द वर्ण बनता है ज्ञ, तो ये शब्द बन जाएगा आपका यज्ञ। विशेष रूप से इसमें ये ध्यान रखना है कि स त थ दे देने के बाद में अगर कहीं पर भी स च छ जे जे ये वर्ण आता है तो वहाँ पर स त थ दे देने का क्रम से श च छ जे जे ये बन जाता है।
तो ये आपकी प्रथम संधि सचुत्व है। अगली संधि की ओर हम अग्रसर होते हैं। दूसरी संधि का नाम है आपके सटुत्व संधि। सटुत्व संधि ठीक इसी प्रकार से है, क्योंकि से 3 वर्ग होते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि स 3 है, सलजम, षटकोण तथा सड़क वाला। ये 3 स हैं। इन तीनों से का अपने अपना वर्ग निर्धारित है, यानी कि ये से सदैव चे वर्ग के साथ रहता है, ये स है वो टे वर्ग के साथ रहता है, तथा ये स है वो सदैव ते वर्ग के साथ रहता है। एक दिन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था जब वर्णमाला पढ़ रहे थे उस वक्त भी, लेकिन विशेष रूप से ये याद रखना है कि इन से का प्रयोग हम सदैव अपने वर्ग के साथ करें, क्योंकि 3 स है, तीनों वर्ग के साथ ये बंधे रहते हैं। अगर हम आगे पीछे करते हैं तो वो पूर्ण रूप से शब्द गलत हो जाता है। दूसरी संधि है आपकी सटुत्व संधि। इस संधि का सूत्र है शटुनाश शटु, शटुनाश शटु। कहने का मतलब यही है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण स त थे दे देने, यानी कि एक बार फिर हमें जोड़ करनी है स त थ द ध और न। ये कहाँ आ रहे हैं? पूर्व पद में। पूर्व पद में कहाँ आते हैं? ये अंतिम वर्ण में। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये है और उत्तर पद में अगर मान लीजिए कि आपके स ट ठ ड ढ ण, ये कहाँ आ रहे हैं? उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर हो तो इस से, यानी इस से के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण हो तो इस से का क्या बनता है? श। ते के बाद में अगर कोई सा भी वर्ण है तो ते का टे बनता है। थे के बाद में अगर कोई भी वर्ण है तो थे का ठ, दे का डे बनेगा, धे का ढे बनेगा और ने का अणे बन जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे तत् धन टीका, तत् धन टीका, इस शब्द का संधि की क्या बनेगी? ते के बाद में टे वर्ण आ रहा है तो ते प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और टे है वो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है। तो ते के बाद में टे वर्ग है तो इसीलिए ते का क्या होगा? टे वर्ग में परिवर्तन। तो ते के स्थान पर टे बनता है तो यहाँ शब्द बनेगा आपके तट्टिका। बना सकते हैं ऐसे। जैसे एक शब्द है कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद अगर आपसे करना है तो जैसे मान लीजिए कि कृष के बाद में ने वर्ण आता है तो यहाँ आप क्या करेंगे? क्योंकि से षटकोण का तो से के साथ में ने होता नहीं है, ने के स्थान पर क्या बनेगा? अणे बन जाएगा। इसीलिए ये शब्द क्या बनेगा? कृष्ण। अगर पेष्टा शब्द आ गया आपका, इस पेष्टा शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है तो पेश धन ता, यानी कि से वर्ग के बाद में अगर ते है तो ते का क्या होता है? टे वर्ग बन जाता है। मूल रूप से ये याद रखना है आपको कि जैसे एक शब्द है उड्डीन, उड्डीन, इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं हम तो संधि विच्छेद में ये आता है उद धन डीना। दे वर्ग के बाद में अगर डे वर्ण आ रहा है तो दे का भी डे बन जाता है, क्योंकि ये रहा शटुना शटु। इस सूत्र से क्या कह रहा है कि से ते थे वर्ग के साथ में अगर से टे ठे वर्ग जोड़ा जाता है तो ते थे के स्थान पर टे ठे बन जाता है। इसी प्रकार शब्द है चक्रीन, जोड़ ढोक से, यहाँ ने वर्ण है, अगला वर्ण आ रहा आपका ढे, तो इस ने वर्ण के बाद में
इन्हीं में से कोई भी वर्ण आ रहा है, यानी कि ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ने और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ढे आ रहा है, तो इस ने का क्या बनेगा, अणे। तो ये शब्द बनता है आपके चक्रेण ढोक से। इस प्रकार से आप अन्य शब्दों को संधि विच्छेद या संधि बना सकते हैं। केवल याद रखना ये है कि स त थ दे देने के बाद में अगर स ट ठ ड ढेने हो तो क्रम से इस से का स, ते का ट, थे का ठ, दे का ढ, धे का ढ और ने का अण बन जाता है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। संस्कृत के अंतर्गत आप इन दोनों संधियों की इस तरीके से जोड़ बना करके आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए संधि में इसी व्यंजन संधि का तीसरा भेद देखते हैं, जसत्व संधि, जिसका सूत्र है जलाम जसो अंत, जल प्रत्याहार। अगर आपने माहेश्वर सूत्र अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो आपको ये संधि बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ सकती है। तीसरी संधि आपकी जसत्व संधि। इस संधि का सूत्र है जलाम जसो अन्ते। जल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार, यानी कि मूल रूप से क्या है, जल प्रत्याहार के स्थान पर कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, जस। जल प्रत्याहार क्या है, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, यानी कि इसमें क्या आता है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि किसी भी वर्ग का जस, जस प्रत्याहार का मतलब क्या है, तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर जो पूर्व पद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग का, यानी अपने वर्ग का कौन सा वर्ण बनता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। जैसे यथा में देखिए आप, दग जोड़ ध, तीसरा वर्ण बन रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ग, के वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। अगला वर्ण आपका भिन्न आ रहा है, यानी कि ते का चौथा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर ये मूल रूप से तीसरा वर्ण बनेगा, वो गे का क्या बनता है, दग्ध, ये वर्ण बनता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि प्रथम वर्ण आ जाए आपके कि प्रथम वर्ण आ चुका है और इसके अगला वर्ण आपका तीसरा है, एक ही वर्ग का है, यानी कि प्रथम पद है वो क और अगला उत्तर पद का भी गे वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, के वर्ग का ही अगला तीसरा वर्ण आ रहा है, तो के का अपने ही वर्ग का, यानी कि के का तीसरा वर्ण क्या होता, ग, तो ये संधि में क्या बन जाएगा, दिग्गज। अगर मान लीजिए कि प्रथम पद, प्रथम वर्ण के बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आता है, वाक धन ईश्वरी, यानी इस प्रथम वर्ण के बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, इस के का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है, तो वो क्या बनेगा, वाग, गे के अंदर बड़ी ई की मात्रा और ये शब्द बनेगा आपके वागीश्वरी। इसी प्रकार आप वागीश भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि शब्द आता है जगत धन अम्बा, तो शब्द क्या बनाओगे आप, जगदम्बा बना सकते हैं। ऐसे कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है कि अगर प्रथम
पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा हो या चौथा वर्ण हो और उसके बाद में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या कोई स्वर वर्ण आ रहा है तो पूर्व पद का जो प्रथम वर्ण है वे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि षडानन शब्द आ जाए, षडानन, इस शब्द के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए या कौन सी संधि है, तो देखिए षडानन शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके सट धन आनन। प्रथम पद का अंतिम वर्ण टे वर्ग का प्रथम वर्ण है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर वर्ण है। तो टे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क्या होता है, ड होता है। डे के अंतर्गत आ की मात्रा लग करके ये पूरा वर्ण क्या बनेगा, षडानन बना सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप बनाते हैं अच धन अंत, अच धन अंत, तो आप शब्द क्या बनाएंगे, चे वर्ग है, अगला स्वर वर्ण है तो चे का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, जय। चे आधा है तो जे आधा रहेगा, जे के अंदर एक ही मात्रा मिलकर के क्या होगा, जे पूर्ण बनता है, तो ये शब्द बन जाएगा आपके अजंत। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि उत्धन देशम, तो आप शब्द क्या बनाएंगे, उद्देश्यम। ते वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, दे। इसी प्रकार से शब्द बन जाएगा आपके उद्देश्यम। तो व्यंजन संधि का तीसरी संधि है आपकी जसत्व संधि, जिसे मैंने आपको यहाँ समझाई है। अगली संधि की ओर चलते हैं जिसका नाम है चरत्व संधि। चरत्व संधि जिसका सूत्र है खरीचे। देखिए थोड़े थोड़े सूत्र भी आप साथ में लिखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आप सूत्र के आधार पर आपको उस संधि का सरल तरीका समझ में आ सकता है। चौथी संधि है आपकी चरत्व संधि। जिसका सूत्र है खरीचे। मूल रूप से इसमें क्या है, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार क्या होते हैं, खर प्रत्याहार मूल रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी कि प्रथम पद के अंत में प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, मूल रूप से क्या याद रखना है, देखिए थोड़ी सी परिभाषा को विस्तार पूर्वक लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि अगर चरत्व संधि जिसका सूत्र क्या है खरीचे। खरीचे का मतलब क्या है कि प्रथम पद, माफी कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा पद लिखना भूल गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है तथा उत्तर पद का, उत्तर पद यानी दूसरे पद का, दूसरे पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या श, स, शय हो तो पूर्व पद का वर्ण, पूर्व पद का वर्ण कौन सा वर्ण था, चाहे वो पहला है, दूसरा है, तीसरा या चौथा वर्ण है,
देखिए विशेष रूप से ये याद रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है और दूसरे पद यानी उत्तर पद का अगर प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या फिर 3 स हो तो पूर्व पद का जो वर्ण है वे अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है। पूर्व पद का वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है। मूल रूप से ये थोड़ा सा चेंज है उन 3 संधियों से कि इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का, देखिए 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग। के च ट ते के अगर मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यानी क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ते थ द ध और प फ ब भ, इन वर्णों में से कोई वर्ण हो और दूसरे पद में यानी उत्तर पद का अगर प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या 3 स है, पहला दूसरा वर्ण जैसे क ख च छ ट ठ ते थे या प फे वर्ण हो या साथ में 3 से में से कोई भी विषय हो, तो पूर्व पद का यानी कि ये जो प्रथम वर्ण का अंत में आ रहा है इनमें इनका क्या होगा कि चाहे वो पहला दूसरा वर्ण हो, तीसरा हो या चौथा वर्ण हो, वो कौन सा वर्ण बन जाएगा? प्रथम वर्ण बन जाता है। कौन सा वर्ण बनता है? प्रथम वर्ण। यथा जैसे देखिए आप सद धन कार, देखिए इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपना नियम क्या कह रहा है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ये दे। कोई भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यानी कि ये दे वर्ण किस वर्ग का है? ते वर्ग का है। ते वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। आ रहा है यहाँ तक तो हो। और उत्तर पद यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? दूसरा पद का ये प्रथम वर्ण के, जो क्या है? के वर्ग का पहला वर्ण है, के वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला, दूसरा वर्ण होता तो भी वही बात है, या 3 से में से कोई भी होता तो भी यही बात होती। क्या होती कि जो पूर्व पद का प्रथम वर्ण है वे अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बनता है, यानी कि ये दे है वो अपने वर्ग का, यानी कि ते वर्ग का पहला वर्ण। तो दे के स्थान पर क्या होता है? यहाँ ते बनता है। तो इस शब्द को वापस अगर हम संधि बनाते हैं तो यह शब्द क्या बनेगा? सत्कार्य। मूल रूप से आपको ये याद रखना है इस शब्द में कि अगर मान लीजिए कि आप किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो और तत्पश्चात अगर दूसरे पद का प्रथम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या 3 से में से कोई वर्ण है तो पूर्व पद का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बनता है। अगर मान लीजिए कि आपसे शब्द पूछ लिया जाता है उद धन साह, उद धन साह, यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण दे जो ते वर्ग का तीसरा वर्ण है और अगला वर्ण आपका से, तो दे वर्ग दे है वो ते वर्ग का है, इसीलिए दे के स्थान पर क्या होगा? ते बनता है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? उत्साह। अगर मान लीजिए आपसे शब्द पूछा जाता है उद्धनपन, तो आप इसका शब्द क्या बनाएंगे? उत्पन्न। इसी प्रकार से अगर आप दिक धनपाल, दिग धनपाल, तो ये शब्द क्या बनेगा? दिक्पाल, क्योंकि गे क्या है? इस के वर्ग का तीसरा वर्ण था, इसीलिए इस गे के स्थान पर कौन सा वर्ण बनेगा? अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपसे एक ये शब्द पूछ लिया जाता है लिभ
धन सा। इस शब्द का संधि अगर आपसे पूछी जाती है कि लिभ धन सा, तो यहाँ ये शब्द बनेगा आपके लिभ। भय किस वर्ग का है? पे वर्ग का। तो यहाँ प्रथम वर्ण पे और सा, ये शब्द बनेगा आपके लिप्सा। चलिए दोस्तों अगली संधि की ओर चलते हैं, जिस संधि का नाम है तोरली। व्यंजन संधि का अगला भेद है तोरली संधि, जिसमें मूल रूप से आपको ते वर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। तोरली संधि में यानी कि व्यंजन जिसे हम संस्कृत भाषा में हल संधि कहते हैं, उस हल संधि का 5वां पार्ट है आपका तोरली संधि। तोरली संधि के अंतर्गत क्या है कि मूल रूप से आपको किस वर्ग का ध्यान रखना है? ते वर्ग का। ते वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक बार से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण हैं ते वर्ग के अंतर्गत। आपको इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर ते वर्ग के पश्चात, ते वर्ग के बाद अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण ले हो तो ते वर्ग के स्थान पर ले हो जाता है। तोरली संधि के अंतर्गत क्या है? अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई ते वर्ग का है, ते वर्ग के में से 5 वर्ण है, त, थ, द, ध, न, इन 5 वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर मान लीजिए ले वर्ण है, तो जो ते वर्ग का चाहे ने वर्ण है या दे वर्ण है या ते वर्ण है, तो अगला ले वर्ण होने के कारण उस ते दे ने का ले हो जाता है। यथा जैसे शब्द है विद्वान धन लिखती। विद्वान धन लिखती, तो ये शब्द क्या बनेगा? विद्वान। इस ने के बाद में ले वर्ण आ रहा है, इसीलिए इस ने का क्या ले बनेगा। ने आधा है तो ले आधा, फिर लिखती, विद्वान लिखती। अगर तत् जोड़ लय हो, तत् धन लय, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तय के बाद में ले, तो यहाँ ये शब्द क्या बनेगा? तल्लय। इसी प्रकार से तल्लीन शब्द बनता है, तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तत् धन लीन। बना सकते हैं आप इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि अधिकांश से हमने शब्द पढ़ा उल्लेख, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत या उद धन लेख। देखिए संस्कृत के अंतर्गत पूछा जाए तो उद धन लेख होगा, और हिंदी है वहाँ पर आपको उत करना है। उत धन लेख, हिंदी में आप उत जोड़ लेख करेंगे और संस्कृत में उद धन लेख करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि तोरली संधि विशेष रूप से केवल और केवल ते वर्ग के ऊपर ही निर्धारित है। इस ते वर्ग का वो क्या करती है? ले बना देती है, यानी कि ते का ले बनाना। संधि के नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से इसे पकड़ में रख सकते हैं। अगली संधि आपकी 6 नंबर पर छत्व। व्यंजन संधि का अगला पार्ट छत्व संधि।
छत्व संधि। छत्व संधि क्या है? मूल रूप से इसमें शे का छे बनाना। अब ये है क्या कि अगर इसका सूत्र देखा जाए तो सूत्र है सस छोटी से के स्थान पर छे। मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी वर्ग का प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो और उसके बाद में अगर से, तो उस से का छे बन जाता है। यानी कि पूर्व पद, परिभाषा थोड़ी सी लिख देता हूँ इसकी, कि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो तथा इसके बाद से हो तो से का छे हो जाता है। से का क्या बनेगा? छे। से का छे बन जाता है। कब? कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों में से अगर मान लीजिए किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि से वर्ण आता है, तो इस से का क्या बनेगा? छे बनता है। जैसे तत्, जोड़, शिवर। तो ये शब्द बनेगा आपके तत्शिवर। यहाँ देखिए इस संधि में एक और अन्य नियम भी लागू होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये से, पहले इस नियम को थोड़ा सा देख लें, लेकिन बाद में ये पूर्ण रूप से जो शब्द बना है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं हम, कि यहाँ तत् किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ रहा और उसके बाद में अगर से वर्ण है तो इस से का क्या बनता है? यहाँ पर छे बनता है। ठीक है, तो यहाँ ये शब्द ये होना चाहिए था आपके हिसाब से तो तत्शिव, लेकिन ये छे वर्ण है, उसे ठीक पहले कौन सा वर्ण आ गया? ते वर्ण। हमने अभी पिछली जब ये वीडियो आपने देखा है शुरुआत का, यानी कि मूल रूप से व्यंजन संधि का आपने पहला नियम देखा है, सचुत्व संधि। इस सचुत्व संधि के अंतर्गत आपने देखा कि अगर स ते थे दे देने के बाद में से ते थे दे देने के बाद में अगर श च छ जे हो तो क्रम से इनका क्या होता है? इस से का हमने क्या बनाया था? ये से बनाया था। इस ते का क्या बनाया? चे थे होता तो वहाँ छे बनता। दे के स्थान पर जे, धे का ये जे और ने का ये बनाया था। तो इस आधार पर यहाँ पर ये शब्द आता त और अगला वर्ण है छ, यानी कि इस ते के वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? छे वर्ण आ रहा है। तो यहाँ इस ते वर्ण का क्या वर्ण बनेगा? चे। तो जो शब्द बनेगा आपका वो ये है तत्छिवे। यानी कि मूल रूप से आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि तत्छिवे शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको यहाँ केवल सचुत्व संधि करके नहीं रुकना, बल्कि इसमें छत्व हल संधि लिखना है। छत्व हल संधि, क्योंकि यहाँ पर ये से का छे जो नियम है वो मूल रूप से इस छत्व संधि का है, जबकि सचुत्व संधि में ते का चे जरूर बनता लेकिन छे नहीं बनता। इसीलिए ये याद रखना है, अगर मान लीजिए आपसे ये शब्द पूछ लिया जाता तत्छिव शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको इस संधि का नाम
छत्व देना है, सचुत्व नहीं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए आप, उद धन श्रेय, उद धन श्रेय। अगर इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी परिभाषा पर नज़र दीजिए आप कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, यानी कि ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण द जो किस वर्ग का है, इस ते वर्ग का तीसरा वर्ण है द, और उसके बाद में क्या है ये से वर्ण है, तो यहाँ पर ये श्रेय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इस से के अंतर्गत रे मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? रे। तो यहाँ पर ये से आ गया। इस हिसाब से क्या होता है, इस से का क्या बनेगा? 6। तो यहाँ ये से के स्थान पर 6 और रे इसमें मिला हुआ रहेगा। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये शब्द उसी अनुसार बन रहा है जैसा हमने पहले बनाया था। ये शब्द बनेगा आपके उच्च से, ये शब्द बनेगा। देखिए कि ये एक आकृति है जो अमूमन क्या है कि नीचे से वृत्ताकार आकृति वाले वर्ण हैं उनके साथ ये जुड़ती है। तो ये तो है आपकी हलंत की, यानी ये क्या है? हलंत, जिसे हम आधा कहते हैं, आधा अक्षर। और ये है आकृति किसकी है? रे की, यानी कि इसमें पूरा रे है। ये क्या है? पूरा रे वर्ण है। अब जैसे मान लीजिए ये 6 की आकृति है, तो यहाँ नीचे से ये वृत्ताकार है, 6 को आधा लेना है क्योंकि से आधा है, तो ये हलंत हो गया। अब रे को पूर्ण लिखना, तो ये रे पूरा है। इस हिसाब से ये 6 बनता है। तो ये शब्द बनेगा आपके 6। और यहाँ ते है, वही सचुत्व संधि का नियम बना करके हमने यहाँ इस ते को चे में परिवर्तन किया और ये शब्द हमने बनाया उच्च श्रेय। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि शब्द बनता है सतधनशील, तो शब्द क्या बनेगा? सतशील, सतधनशील। थोड़ी सा ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें छत्व संधि है, लेकिन साथ ही साथ हम सचुत्व संधि के नियम को भी मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ते वर्ण के बाद में से का 6 बनेगा, तो यहाँ पर ये शील है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? शील है। क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है और उसके बाद में अगर से वर्ण आ रहा है तो उस से के स्थान पर 6 होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ ये कौन सा वर्ण आ रहा है? ते वर्ण। अगर मान लीजिए ते वर्ण को छोड़ करके कोई वर्ण होता तो तब इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए इस ते अगला वर्ण 6 यानी कि चे वर्ग का है, इसीलिए ते का भी परिवर्तन क्या होता है? ते के स्थान पर चे। तो ये शब्द क्या बनेगा? सच्छील। अगर मान लीजिए आपसे शब्द पूछा जाता है सत धन शास्त्र, तो शब्द क्या बनेगा? सच्छास्त्र। बना सकते हैं इस प्रकार से आसानी से, क्योंकि केवल हमें ये याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, उसके बाद में अगर से सलजम या संकर वाला से है तो उस से का 6 होता है। अगर से आधा है तो आधा रहेगा, पिछले उदाहरण के अनुसार अगर से पूरा है तो 6 पूरा होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। चलिए आगे अगली संधि में चलते हैं, जिस संधि का नाम है अनुनासिक। अनुनासिक संधि जो व्यंजन संधि का 7वां नियम है, जिसमें
अनुनासिक क्या होते हैं, मूल रूप से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है। इसमें मूल रूप से क्या होता है, अनुनासिक संधि में और एक होती है अनुस्वार संधि। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़र करते हैं यहाँ पर दोनों संधियों के बारे में एक साथ, हालांकि दोनों ही संधि बता रहा हूँ आपको। यहाँ मूल रूप से हमें ये याद रखना है कि अनुनासिक संधि में अगर किसी भी वर्ग का, यानी 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, कौन कौन से, क वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते और पे वर्ग, के चे टे त पे, इन 5 वर्गों का अगर कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है, कौन सा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, और उत्तर पद में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ण आता है, यानी कि जो किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो, यानी पूर्व पद के अंतर्गत अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, वर्ग का मतलब के च ट त पे, और इनके प्रथम 4 वर्ण, और अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर किसी वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो यहाँ पर मूल रूप से जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है वह अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण बनता है। जैसे दिक, जोड़, नाथ। इस उदाहरण को देखिए आप कि दिक, जोड़, नाथ, के वर्ग है, के वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, और अगला वर्ण है न का मतलब 5वां वर्ण है, ते वर्ग का 5वां वर्ण ये ने। तो यहाँ पर के वर्ण है वो अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर, यानी कि के वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, अंग कहलाता है। ये अड़े नहीं है, मारवाड़ क्षेत्र में अड़े कहते हैं इसको, अड़े अड़े में मारवाड़ पूरी डूबी ऐसा। ये मूल रूप से आपको अंग, इसी प्रकार से हम देखते हैं तो क के स्थान पर हमने क्या किया, अंगे लिखा, और अगला वर्ण हमने जोड़ दिया, तो ये संधि बनती है दिग्नाथ। मूल रूप से इसमें अनुनासिक संधि में हमें ये याद रखना है कि 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों के प्रथम 4 वर्ण हो, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो, तो यहाँ पर जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, वे अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। जैसे दिक, जोड़, नाथ, दिग्नाथ। इसी प्रकार से सत, जोड़, मार्ग, सत, जोड़, मार्ग, मार्गम, तो ये शब्द क्या बनेगा, सन्मार्गम। मूल रूप से हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन का कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। नासिक के व्यंजन इसमें शामिल नहीं है। स्पर्श व्यंजन यानी कि जो कुल 25 वर्ण होते हैं उनमें से 20 वर्ण, इनमें से केवल कितने आएंगे, 20 वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। वो भी कौन कौन से, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, और उत्तर पद में अगर किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण है, तो वहाँ पर जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, वे अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। अगर आप परिभाषा लिखनी चाहें इसकी तो लिख लीजिए।
अनुनासिक संधि यानी कि यदि पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो पूर्व पद का वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर यानी वर्ण बन जाता है। मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि पूर्व पद के अंत में अगर किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो पूर्व पद का जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर या पंचम वर्ण बन जाता है। यथा तद जोड़ नय। तद दे वर्ण है वो ते वर्ग का है, ते वर्ग के बाद में यहाँ पर ये ने वर्ण है वो भी ते ही वर्ग का है, लेकिन इस दे के स्थान पर ने बनेगा तो ये शब्द क्या हो जाएगा, तन्नय। अगर मान लीजिए कि आपसे सन्मार्ग पूछ लिया जाए, सन्मार्गम, तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके सत धन मार्गम। हालांकि इस संधि का सूत्र है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, यानी इस संधि का सूत्र क्या है, यरो अनुनासिक अनुनासिके वा। अनुनासिक संधि में मूल रूप से आपको केवल और केवल स्पर्श व्यंजनों का ध्यान रखना है, जबकि अनुस्वार संधि जो भी ठीक ऐसी ही है क्योंकि इसी में भी पंचम अक्षर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अनुस्वार संधि में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। मूल रूप से ये भी पंचम अक्षर बना रही है लेकिन साथ ही साथ अनुस्वार बनाती हुई। अगर मान लीजिए इस संधि को हम देखते हैं तो ये संधि बनाइए आप ए धन क, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, संधि बनेगी ये अंक। अंक यानी कि यहाँ पर के वर्ण है लेकिन यहाँ ये मूल रूप से अनुस्वार है, तो के वर्ण का पंचम अक्षर अंगे बनता है। तो मूलतः हमें ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार संधि में अगला वर्ण है उसी के अनुसार यहाँ ये वर्ण पंचम वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि अनुनासिक में प्रथम पद के बाद में यानी कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का पंचम अक्षर है, जबकि यहाँ पर ये प्रथम वर्ण भी हो सकता है, यहाँ ये पंचम वर्ण नहीं होगा। इस अनुस्वार संधि को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए कि मैं के बाद में मूल रूप से इसकी परिभाषा क्या है कि मैं को हमने क्या करते हैं, अनुस्वार में करते हैं, मैं के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन हो तो ऊष्म व्यंजन या किसी वर्ग का
पंचम वर्ण। देखिए अनुस्वार में हम अमूमन ये कहते हैं कि मैं होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह पर इस बिंदी का अर्थ में नहीं होता है। ये किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो सकता है। मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि अंतस्थ ऊष्म या किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो वहाँ पर ही अनुस्वार होता है। मूल रूप से हमें ये याद रखने के लिए, जैसे एक शब्द दे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम अमूमन शब्द लिखते हैं संबंध, जिस पे आपने ये देखा है, ऐसा भी लिखते हैं। इस संबंध को ये भी लिख रहे हैं, ये भी लिखते हैं, जबकि वास्तविकता में अगर संबंध शब्द को इन संधियों के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर ये अनुनासिक संधि के अनुसार बे है, इसीलिए इस बे से ठीक पहले ये अनुस्वार कौन सा वर्ण में आएगा? मैं, क्योंकि बे पांचवा वर्ण है। बे है वो पे वर्ग का है, तो पे वर्ग का पंचम अक्षर में बनता है। अगला वर्ण धे है, तो धे का पंचम धे है वो ते वर्ग का है, इसीलिए ते वर्ग का पंचम अक्षर ने बनता। तो ये शब्द बनता संबंध। अगर शब्द शुद्धि के अनुसार या व्याकरणिक नियमों के आधार पर देखा जाता तो संबंध शब्द ये है, शुद्ध है, जबकि हम संबंध यूँ लिख करके या ये तीनों में से कोई भी लिख करके हम इति पूर्ति करते हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। अगर मान लीजिए कि इस अनुस्वार के बाद में अगर अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन या किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो ही वहाँ पर अनुस्वार होगा, अन्यथा आपकी वो अनुस्वार संधि ना होकर के बल्कि अनुनासिक संधि होती है। जैसे आप देखिए कि शब्द है हरिम धन वंदे। इस शब्द को देखिए कि हरिम जोड़ वंदे अनुस्वार संधि के अंतर्गत ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये व वर्ण है, वे वर्ण है वो मूल रूप से अंतस्थ है, य व र ले व। तो यहाँ पर ये में के बाद में अगर अंतस्थ व्यंजन है तो ही अनुस्वार होगा, तो ये शब्द बनेगा आपका हरिम वंदे। इसी प्रकार से शब्द बनता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम धन शिवम धन सुंदरम। देखिए इस शब्द को थोड़ा सा संधि के नियम के अनुसार देखें तो यहाँ में के बाद में अगला वर्ण से यानी उसमें व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ये में क्या होगा? में का अनुस्वार सत्यम। फिर शिवम शब्द को लेकर के अगला वर्ण देखते हैं तो अगला वर्ण भी स है, तो यहाँ पर भी ये से में है वो अनुस्वार में रहेगा, सत्यम शिवम सुंदरम ये शब्द बनता है। मूल रूप से इसमें अनुस्वार संधि का ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे कि अंतस्थ ऊष्म या अगर किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो वहाँ पर ही हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हमारा प्रयोग है वो पूर्ण रूप से गलत होता है। अब ये पंचम वर्ण अगर हो तो उसका अनुस्वार आप कैसे करते हैं? देखिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण में है, रामम धन नमामि ये शब्द बनता है। तो रामम धन नमामि, क्योंकि रामम शब्द का अंतिम वर्ण में और नमामि जो ते वर्ग का पांचवा वर्ण है, इस हिसाब से पंचम अक्षर हो गया, तो इस में का क्या होगा? यहाँ पर अनुस्वार होता है, तो ये शब्द बनता है रामम नमामि। मूल रूप से ये याद रखना है कि अनुस्वार केवल और केवल अंतस्थ ऊष्म या किसी पंचम अक्षर हो वहाँ पर ही अनुस्वार होता है, अन्यथा वहाँ अनुस्वार संधि नहीं होती है, वहाँ आपकी अनुनासिक संधि होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अगली संधि की ओर चलते हैं, जिसका नाम है पर सवर्ण। व्यंजन संधि की
अंतिम, यूँ तो भेद बहुत से हैं लेकिन आपकी रीट स्पेशल के लिए अंतिम संधि है व्यंजन संधि की पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि, ये संधि भी मूल रूप से इन्हीं दो जो भी हमने पढ़ी है अनुनासिक या अनुस्वार संधि के अंतर्गत, उन्हीं से जुड़ी हुई है पर सवर्ण संधि, जिसका सूत्र हुआ है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। यानी कि अगर मान लीजिए अनुस्वार के बाद में, मूल रूप से अनुस्वार है, इसके बाद में अगर स और है वर्ण है, श है वर्ण को छोड़ करके, मूल रूप से क्या करना है कि इस अनुस्वार है, इस अनुस्वार के बाद में आपको केवल ऊष्म व्यंजन, इन ऊष्म व्यंजनों को छोड़ना है। ऊष्म व्यंजनों को छोड़कर अन्य कोई व्यंजन वर्ण हो, अन्य कोई व्यंजन वर्ण हो, मूल रूप से हमें क्या करना है कि जब अनुस्वार लगा हुआ है और उसके बाद में अगर इन ऊष्म व्यंजनों को छोड़ करके अन्य कोई व्यंजन वर्ण होता है तो अनुस्वार का क्या होगा, तो व्यंजन वर्ण हो तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण का मतलब क्या होता है, मूल रूप से उसी वर्ग का पंचम अक्षर, यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण, उसी वर्ग का किसका, यानी कि अनुस्वार के बाद में इन वर्णों को परित्याग करके, यानी उसमें व्यंजनों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पर सवर्ण क्या होता है, मूल रूप से जैसे मान लीजिए कि शब्द है साम, अनुस्वार धन त, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है और अगला वर्ण है त है, तो अपना पर सवर्ण क्या कहलाता है, मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि इसमें पर सवर्ण होगा इस ते का पंचम वर्ण, यानी कि ते का पंचम वर्ण क्या है, ने, इस ते का पंचम अक्षर है ने, तो यहाँ पर इस अनुस्वार का क्या होगा, ने बनता है, तो वो शब्द बन जाएगा आपके शांत। तो मूलतः आपको ये याद रखना है, जिसे पर सवर्ण बनाना है तो हमें क्या करना है कि अगर अनुस्वार के बाद में उसमें व्यंजनों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर उस वर्ग का पर स्वर्ण होता है। पर यानी कि बाद का समान वर्ण होता है, उसी वर्ग का समान वर्ण जो कौन सा है, इस अनुस्वार का, अनुस्वार का समान वर्ण बनता है। तो अनुस्वार में मूल रूप से कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण वो अनुस्वार है। तो उसके स्थान पर यानी कि मूल रूप से वर्ण के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि शब्द है सम जोड़ का, तो यहाँ ये शब्द है, इस शब्द के अनुसार आप मूलतः ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या करना है, पर सवर्ण करेंगे तो आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ ये शब्द बनता है आपके शंका। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि विशेष रूप से कि जब अनुस्वार हो उसके बाद में स है को छोड़ करके कोई अन्य वर्ण
अन्य व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ पर उस अनुस्वार का पर सवर्ण यानी उस अगले वर्ण का जो वर्ग है उसी का पंचम अक्षर बनता है। तो सम जोड़ का बराबर संका शब्द बनता है। इसी प्रकार गुम जोड़ फित, तो ये शब्द बनेगा आपके गुम्फित। गुम्फित बन जाएगा। इसी प्रकार आप एक उदाहरण और देखिए, जैसे दाग के ऊपर अनुस्वार है और अगला वर्ण तय, तो आप शब्द क्या बनाएंगे? दांत। तो मूलतः आप इसमें क्या बनाते हैं? हम ये शब्द बनते हैं। तो मित्रों, आज ये संधि का पार्ट 2 जो थोड़ा सा बड़ा बना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द ही आपको संधि का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है तुरंत बताइए और अपनी राय ज़रूर दें। अगर कोई कहीं पर भी आपको असमंजस की स्थिति बनती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9587734523 पर। इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो एक बार फिर से आप फ्यूचर पॉइंट क्लासेज में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।